गाइज अब हम लोग बात करेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, भारत का विधि आयोग के बारे में। तो पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने, सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सूचित करते हुए बताया है कि भारत के 22वें विधि आयोग 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स हैं, यानी कि उसके जो अध्यक्ष हैं और जो उसके सदस्य हैं, इसकी नियुक्ति पर सरकार विचार कर रही है। अब ऐसा क्यों इंफॉर्मेशन दी सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, तो आपको बता दी गई कि 22वें विधि आयोग 22वें लॉ कमीशन का गठन हुआ था 2020 में, 21 फरवरी 2020 में। तब से लेकर अब तक इसके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, ना चेयरमैन का ना किसी मेंबर का अपॉइंटमेंट हुआ। इस चीज को लेकर काफी सारी पिटीशंस कोर्ट के अंदर फाइल हुई। फिर कोर्ट ने जो है वो सरकार से जवाब मांगा। हालांकि सरकार ने जवाब भी दिया, लॉ मिनिस्ट्री जो विधि मंत्रालय जो है उन्होंने जवाब दिया एक शॉर्ट एफिडेविट में, या फिर आप कह सकते हैं कि एक संक्षिप्त हलफनामे में इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, बट इस पर कोई डिटेल जो है वो उत्तर नहीं दिया कि इतना डिले क्यों हुआ है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मेंबर्स के अपॉइंटमेंट पर। तो ये तो एक बेसिक सी न्यूज थी जिसके बारे में एक आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए, बट मेन जो आपके लिए काम की चीज है वो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना। तो आइए समझते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसे एस्टैब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑर्डर के थ्रू। ये एक कार्यकारी निकाय है, भारत सरकार के एक आदेश के द्वारा गठित की जाती है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहली बार कब एस्टैब्लिश हुई थी? नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं। 1955 में सबसे पहली बार ये एस्टैब्लिश हुई थी और हर 3 साल में एक बार इसे बनाया जाता है, यानी कि इसकी लाइफ जो होती है लॉ कमीशन की वो 3 सालों की होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अभी तक 1955 से लेकर अभी तक लॉ कमीशन ने, विधि आयोग ने 277 रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है, यानी कि सबमिट करी हैं अपनी रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट को, जिनकी रिपोर्ट में वेरियस रिकमेंडेशंस होते हैं। क्या मुझे आप बता सकते हो कि लास्ट जो लॉ कमीशन थी, यानी कि 21st लॉ कमीशन, उसके चेयरमैन कौन थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था BS चौहान, रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी सरकार को, जैसे कि जो मामला हम लोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड का, समान नागरिक संहिता का जो मुद्दा जो देखने को मिला था, उस पर इन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शंस जो है, चुनाव जो है वो एक साथ होने चाहिए, तो इस पर भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी थी। तो ऐसे मुद्दों पर 21वें विधि आयोग लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी हुई है। और इसमें हम लोग को फुल टाइम मेंबर्स देखने को मिलते हैं, राइट। एक फुल टाइम मेंबर एज अ चेयरमैन के तौर पर और 4 फुल टाइम मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं चेयरमैन को असिस्ट करने के लिए। इसके अलावा इसमें मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और लॉ और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज जो हैं, यानी कि कानूनी मामलों के विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव जो हमें देखने को मिलते हैं, वो इसके लॉ कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। कि जैसे कि कल को आप IAS ऑफिसर बनोगे तो आप सेक्रेटरी होगे मिनिस्ट्री के, राइट। तो आपको भी मौका मिलेगा लॉ कमीशन में एज अ मेंबर के तौर पर ज्वाइन करने का। तो मन लगाकर तैयारी करो बेहतरीन तरीके से। और साथ ही साथ इसमें 5 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं होंगे। इसमें जो चेयरमैन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि चेयरमैन जो है उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो चेयरमैन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं या फिर हाई कोर्ट के CJ यानी कि चीफ जस्टिस हो सकते हैं, राइट। इस कमीशन के हेड। इस कमीशन का काम क्या है? तो मेनली कानून पर अध्ययन करना, रिसर्च करना, जो हमारी कंट्री के अंदर जो आज की डेट में जो कानून है उसका रिव्यू करना, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी टास्क सौंपती है कानून से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, उस टास्क को जो है वो उनको लॉ कमीशन को करना होता है। बट मेन टास्क इनका यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और आज की स्थिति के अकॉर्डिंग प्रॉपर कानून है कि नहीं, क्योंकि देखो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें चेंज होती है। जैसे आज का समय जो है वो IT का, डिजिटल की अगर हम बात करें, डिजिटलाइजेशन का समय, बट आप जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कितनी वीक है, नए नए तौर तरीके, नए नए टाइप के क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये समय के अकॉर्डिंग लॉ कमीशन देखती है कि आज के समय में किस टाइप के क्राइम्स बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए कैसे कानून बनाया जाए या फिर पुराने कानून में क्या प्रोविजन ऐड किया जाए, यानी कि संशोधन किया जाए। तो ये चीज देखती है लॉ कमीशन। तो ये इसका काम है, तो इसके काम आपको पता होने चाहिए प्रॉपर तरीके से।
राइट। इसके अलावा रिकमेंड करती है कि क्या सुधार लाया जाए, राइट, कानूनी प्रक्रिया में क्या सुधार लाएं जिससे कि और मजबूत और बेहतर कानून जो है वो बनाए जा सके, राइट। जो भी लूप होल्स है कानून के अंदर उसको रिजॉल्व किए जा सके फाइंड आउट करके। और इसके अलावा स्टडी करती है, रिसर्च करती है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में रिफॉर्म लाने की, हमारे कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है, इन पेंडिंग केसेस को, इन डिले को कैसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, उस पर ये अपनी रिकमेंडेशन देती है, राइट। तो ये इसके काम है। जल्दी से जल्दी तेजी से केसेस जो है वो रिजॉल्व हो, स्पीडी केस रिजॉल्व हो, राइट, तो इस पर ये काम करती है। जो मुकदमा जो है, लिटिगेशन वगैरह जो हमें देखने को मिलता है उसको कैसे सस्ता करें, राइट, जिससे कि सभी लोग जो है वो कोर्ट का एक्सेस जो है वो ले सके। वैसे तो सभी लोग ले सकते हैं कोर्ट का एक्सेस, और ये वाली बात भी आपको पता होगी कि हमारी कोर्ट में हमें देखने को मिलता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति के पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो सरकार खुद उस व्यक्ति को वकील अलॉट करती है, अपॉइंट करती है। अच्छा, आप बताओ मुझे, सरकार क्या सिर्फ गरीब लोगों को ही, गरीब व्यक्तियों को ही वकील यानी कि सरकारी वकील देती है? सरकार क्या सिर्फ गरीब, मैं रिपीट कर रहा हूं, सरकार क्या सिर्फ गरीब व्यक्तियों को ही सरकारी वकील जो है वो देती है? अमीर लोगों को सरकारी वकील नहीं मिलता क्या? बताओ। तो जो भी लोग इसका आंसर लिख रहे हैं कि सरकार सिर्फ गरीब व्यक्तियों को ही सरकारी वकील देती है, वो गलत है। कैसे? क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप जब क्रिमिनल केस फाइल करते हो, राइट, थाने में जाते हो रिपोर्ट लिखवाने कि एक केस से रिलेटेड, तो वो जो केस होता है वो स्टेट के अंडर चला जाता है। क्यों? अगर आपने ध्यान से 6th 7th 8th क्लास की पॉलिटी पढ़ी होगी ध्यान से, तो उसमें प्रॉपर तरीके से क्लियरली जो है वो मेंशन्ड है कि जो क्रिमिनल जो होता है उसने अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट क्राइम किया है तो वो हो सकता है कि दूसरों सोसाइटी में किसी और के अगेंस्ट भी क्राइम करे। इसलिए क्रिमिनल केसेस को एक इंडिविजुअल का केस ना मानते हुए स्टेट के अगेंस्ट केस जो है वो माना जाता है। मैं इस चीज को आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं बेहतर तरीके से समझाने के लिए। एक व्यक्ति है, मैं मर्डर के केस का एग्जांपल लेता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल। एक व्यक्ति है, उसने एक का मर्डर कर दिया, उसके परिवार वाले गए पुलिस थाने रिपोर्ट डालने, है ना, ये संपन्न परिवार से है, रिच फैमिली से है, पुलिस थाने गए रिपोर्ट डालने, रिपोर्ट दर्ज हुई। अब जो केस जो चलेगा, एक तो जो परिजन है जो मृतक के जिसका मर्डर हो गया, राइट, तो वो तो केस लड़ेंगे ही लड़ेंगे, वो तो अपना वकील रखेंगे ही रखेंगे। बट एक वकील जो होगा, एक अधिवक्ता जो होगा वो सरकारी होगा, सरकारी वकील होगा एक। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहा हूं और ये खुद मैंने जो है वो ऑब्जर्व करी है, देखी हुई है। गेटिंग इट? तो एक जो क्रिमिनल जो केसेस होता है इसको इस तरीके से लिया जाता है। ऐसा क्यों करती है सरकार? क्योंकि एक व्यक्ति, एक क्रिमिनल जिसने किसी को मार दिया, तो हो सकता है कि वो दूसरों को भी मारे, सोसाइटी को भी मारे। और स्टेट का काम क्या है? स्टेट यानी कि यहां पर आर्टिकल 12 के स्टेट की डेफिनेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूं। मतलब यहां पर वो स्टेट वाला, जो राज्य वाला स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि पूरे इंडिया एग्जाम्पल के तौर पर। तो हमारी गवर्नमेंट का क्या काम है कि हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, नागरिकों को प्रोटेक्ट करना। अगर एक क्रिमिनल सोसाइटी में अगर घूम रहा है तो वो, या फिर उसने अगर किसी को मारा, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि वो क्रिमिनल है, वो दूसरों को भी मार सकता है। तो इसको जो केस जो बनता है वो अब दो पार्टीज के बीच का निजी केस नहीं बनता, वो स्टेट और क्रिमिनल के बीच का केस बनता है। आपने काफी बार केसेस सुने होंगे, जैसे कि फलाना व्यक्ति, जैसे केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, राइट, तो वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से हम लोग को देखने को मिला था। बट काफी सारे ऐसे केस होते हैं क्रिमिनल नेचर के, जो कि स्टेट वर्सेस ये फलाना व्यक्ति। आप क्रिमिनल केसेस फाइंड आउट करेंगे तो स्टेट वर्सेस होता है ये, राइट। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है वो विक्टिम है, राइट। हमारा एक फ्रॉड का केस जो है वो चल रहा है, तो उस दौरान हमें खुद को जो है, हमने अपना पर्सनल वकील तो रखा है, यानी कि एक जो दो बिल्डर्स जो थे जिन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया था, तो हमने खुद एक अपना वकील तो रखा ही रखा है, बल्कि साथ ही साथ एक स्टेट का वकील भी हमें अलॉट हुआ है। तो ये चीज है, तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखो, इस चीज में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को बताया। उम्मीद करता हूं कि एक इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और पता, कुछ नई चीज जिनको नहीं पता वो पता लगी होगी, जिनको ऑलरेडी पता है उनको क्लियरिटी हो गई होगी कुछ चीजों के बारे में। ठीक है, तो याद रखना कि सरकार, अगर स्टेटमेंट आ जाए कि सरकार सिर्फ ओनली
सिर्फ गरीब व्यक्तियों को ही लॉयर जो है वो प्रोवाइड कराती है जिससे कि वो केस जो है वो लड़ सके, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। सरकार क्रिमिनल केसेस में सभी को सरकारी वकील प्रोवाइड कराती है। गॉट इट? तो ये चीज है। तो लॉ कमीशन का काम यही है कि मुकदमे जो है वो मतलब बहुत सस्ते रेट में लोग जो है वो केसेस लड़ सकें, जस्टिस को न्याय जो है वो उनको मिल सके, राइट? तो ये चीज है। और इसमें लॉ कमीशन में आज की डेट में रिफॉर्म लाने की क्या आवश्यकता है? जब आप मेंस के आंसर को लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि लॉ कमीशन को एक कानून, यानी कि इसको एक स्टैट्यूट का दर्जा दिया जाए, एक स्टैट्यूट के अंदर इसको लाया जाए, मतलब कि विधि आयोग को एक कानून के तहत लाया जाना चाहिए जिससे कि और बेटर तरीके से ये ऑपरेट कर सकेगी, राइट? तो ये चीज है। तो ये हमने लॉ कमीशन के बारे में समझा। बट आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स में जो ये केस हम लोग को देखने को मिला था कि अभी तक 22वें लॉ कमीशन के चेयरमैन और मेंबर जो है उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो ये जो केस था तो उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात करी थी, सेपरेशन ऑफ पावर की। तो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये बेसिकली एक प्रकार का मॉडल है गवर्नेंस का, जिसमें एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी, और जुडिशियल यानी कि न्यायिक शक्तियां जो हैं, ये जो पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बीच में एक सेपरेशन रखा गया है कि एक दूसरे को सेपरेट इसलिए किया गया है कि एक दूसरे की पावर्स के ऊपर चेक रखें। ये कि एक दूसरे की पावर्स के ऊपर चेक क्यों रखें? क्योंकि एक अगर गलत काम कर रही है तो दूसरी अथॉरिटी जो है उसको ठीक करे। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हम कई बार देखते हैं, आपने सुना भी होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस फलाना कानून को निरस्त कर दिया। कानून का बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेटिव बॉडी का। किसका है? विधायिका का। निरस्त किसने किया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि वो कानून हो सकता है कि किसी ना किसी, मतलब हमें देखने को मिला होगा, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हो या फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हो, जो जनता जो है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध हो। बेसिक स्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक सिविल सर्विसेज के हैं। इन टॉपिक्स पर एक आपको अच्छी पकड़ रखनी है। करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल स्टडीज के टॉपिक, स्टैटिक पोर्शन पर आपको अच्छी पकड़ रखनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ सीमित करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड पूरी चीजों को आपको कवर करना है। तो आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, आपको आज बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये पढ़ना है, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको स्टैटिक पोर्शन के अंदर पढ़ना है। मैं आपको बताता हूं, अच्छा एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछता हूं, बताओ उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि नहीं? बताओ। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन तो है, बट स्पष्ट तरीके से नहीं मेंशन्ड है, राइट? एक्सप्लिसिटली मेंशन जो है वो नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर को। कुछ चीजें मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, आप लिखिए आर्टिकल 50, आप लिखिए आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212, आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212, और आर्टिकल 53 यानी कि आर्टिकल 53 और आर्टिकल 154 और आर्टिकल 361। तो इन आर्टिकल्स में बात की गई है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। तो आप इन आर्टिकल्स के बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि ये आर्टिकल्स हैं क्या। आप इनके बारे में पढ़िए, ये आपका टास्क है, और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए।